हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज इसकी पार्ट नंबर 18वीं वीडियो है। इस लेसन की मैंने 17 वीडियो पहले करा दी है। ये लेसन बहुत लंबा है और भी 2-3 वीडियो और होगी इसकी, फिर लेसन समाप्त हो जाएगा। पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेसन है ये केमिस्ट्री का। अगर आपने 10वीं क्लास की चौथा चैप्टर अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ ली ना तो आपको 11वीं में प्रॉब्लम होगी और ना ही 12वीं में। मतलब तुम इंट्रोड्यूस हो जाओगे केमिस्ट्री से। बेसिक केमिस्ट्री है 10th की, लेकिन 11th 12th में काम जरूर आएगी। केमिस्ट्री जो होती है ना, वो स्वतंत्र नहीं होती कि 10वीं की अलग 12वीं की अलग, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। परमाणु क्रमांक नहीं पता किसी को, हाइड्रोजन नहीं पता, तो वो गैसेस के बारे में कैसे पढ़ेगा। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना इस लेसन को। तो आज इसकी 18वीं वीडियो है। इससे पहले 17 वीडियो आप जरूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है। एनसीईआरटी क्वेश्चन चलेंगे आज भी। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियोस में एनसीईआरटी क्वेश्चन कराए हैं। आज क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 10 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो तक कर लिए थे। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, इस क्वेश्चन में हम कपड़े धोते हैं। सबके घरों में सबकी मम्मी धोती है, कोई अपने आप भी धोते हैं अपने कपड़े। अपना काम वैसे हमें स्वयं ही करना चाहिए। तो कपड़े धोते हैं, तो कपड़े धोने की प्रक्रिया लिखी हुई है इसमें कि आप कपड़े धोना सिखाएगा आपको है। आप कहोगे जी हमसे तो कपड़े धोना आता है, उसमें भी कुछ है, लेकिन इसे आप समझना कि कपड़े धोने, साबुन लगाने के बाद उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है। क्वेश्चन में क्या है, लोग विभिन्न प्रकार से कपड़े धोते हैं विभिन्न प्रकार से। कोई लोग तो क्या है, डिटर्जेंट में डाल दिए कपड़े और उसने थोड़े से रगड़ दिए, सुखा दिए। कोई तो डिटर्जेंट से धोता है और कोई किससे धोता है, साबुन से। सामान्यतः साबुन लगाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, साबुन लगाने के बाद लोग कपड़े को पत्थर पे पीटते हैं। कोई लोग मतलब पत्थर से पीटते हैं या किसी डंडे से कपड़े को पीटते हैं। साबुन लगाने के बाद ब्रश से रगड़ते हैं या फिर ब्रश से रगड़ते हैं, या वॉशिंग मशीन में कपड़े रगड़े जाते हैं। आजकल तो सबके घर में वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में खुद ही कपड़े रगड़े जाते हैं, लेकिन रगड़े जरूर जाते हैं। कपड़ा साफ करने के लिए उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों होती है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जैसे ही आपने कपड़े पे साबुन लगा दिया या डिटर्जेंट में लगा दिया, तो उसे बस ऐसे ही निकाल के सुखा दो पानी में, साफ पानी में निकाल कर। उसे रगड़ने की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्या है, बिना रगड़े कपड़ा साफ नहीं होगा। तो इसे ध्यान से समझना। देखो जैसे कि कोई हमारा कपड़ा है, ये कपड़े को हमने पहले पानी में भिगोया, फिर उसके ऊपर लगाया साबुन। जो पानी के अंदर था ना, पानी के अंदर होते हैं मैग्नीशियम धातु और कौन सी होती है, कैल्शियम धातु। इन धातुओं के लवण होते हैं, तो ये साबुन से अभिक्रिया कर लेते हैं। किससे अभिक्रिया कर लेते हैं, साबुन से। और अघुलनशील दही जैसा पदार्थ बनाते हैं, एक लवण। मतलब यहाँ पे दही जैसा व्हाइट कलर का एक लवण बना लेते हैं, जिस कपड़े पे चिपक जाते हैं। अगर हम इस पे ब्रश नहीं लगाएंगे, ऐसे रगड़ेंगे नहीं, तो ये इसी पे चिपका रहेगा। पानी में हम धो देंगे, लेकिन मैल उससे मतलब बाहर तो आ जाएगा कपड़े से, लेकिन कपड़े से छूटेगा नहीं। इस वजह से इसे रगड़ने की आवश्यकता है। यही इसका आंसर है। तो हम इसमें लिखते हैं, कपड़े पर साबुन लगाने के बाद उसे रगड़ने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण, मैग्नीशियम के लवण जल से अभिक्रिया करके श्वेत दही जैसा अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं। मतलब जो पानी में घुलता नहीं है, उसे हटाना ही पड़ेगा। श्वेत दही जैसा अघुलनशील पदार्थ बनाते हैं, जो कपड़ों पर चिपक जाता है, चिपक जाता है।
इसे हटाने के लिए कपड़ों को रगड़ने की आवश्यकता होती है। इस पदार्थ को हटाने के लिए, इस पदार्थ को हटाने के लिए, इस पदार्थ को हटाने के लिए कपड़ों को रगड़ने की आवश्यकता होती है। कपड़ों को रगड़ने की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेते, इसे वीडियो को यहीं पे रोक के ऐसे ही नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लेना अब इसे। अब हम आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है? एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6 है। इसके सहसंयोजक आबंधों की संख्या बतानी है। किस तरह के सहसंयोजक बंध इसमें कितने बनते हैं? अगर वो एथेन का सूत्र ना भी दे तो आपको पता होना चाहिए, एथ का मतलब 2 कार्बन, और कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगते हैं? सिंगल लगते हैं, मतलब कार्बन कार्बन के बीच, क्योंकि ये क्या है? एन है। तो इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। इसमें दिया है तो कोई नहीं। अब हमें क्या बनाना है? इसमें सहसंयोजक आबंध बनाने हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे 2 कार्बन है। कितने कार्बन है इसमें? 2, C2H6। 2 कार्बन, एक कार्बन ये जुड़ गया, एक कार्बन ये जुड़ गया। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। और बॉन्ड कैसे लगेंगे? सारे सिंगल। 1 2 3 4। इस कार्बन के 4 हो गए, इसको भी 4 बनाने हैं। 1 2 3 4। हाइड्रोजन देखो 6 है तो 6 लग जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। जितने भी बॉन्ड बने हैं सारे सहसंयोजक बंध है, साझेदारी से बनेंगे। इस कार्बन ने अपने 4 दिए होंगे और 4 लिए होंगे, तभी अष्टक बना होगा। ऐसे इसके 4 खुद के होंगे, 4 लिए होंगे, 4 दिए होंगे। तो कितने आबंध है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। तो सहसंयोजक आबंध कितने हैं इसमें? सहसंयोजक आबंध बराबर कितने हैं? 7 सहसंयोजक आबंध है। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा है? CH3Cl में आबंध निर्माण का उपयोग कर आबंध की प्रकृति बताइए। किस तरीके से आबंध बनने हैं? तो सबसे पहले तो इसमें आबंध निर्माण की हमें बतानी है। आबंध निर्माण करके हमने इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है ना, जैसे उसी तरीके से करना है इसे। जैसे कि कार्बन है हमारा, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 ही रहेगा। क्लोरीन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17। इन्हें याद कर लो, मैंने पहले वीडियो में कराया था पहले चैप्टर की। केमिस्ट्री को बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ो, ऐसे बीच में से पढ़ने से समझ नहीं आती। अगर पिछली क्लास आपसे नहीं आती तो अगली समझ में पूरी तरह नहीं आएगी। तो क्लोरीन का हो गया 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ये भी मैंने आपको करने सिखाए हुए हैं। पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी बचे हुए आगे जाएंगे। दूसरी में अधिकतम 8 होते हैं, बाकी बचे हुए आगे जाएंगे। तो हमारे पास 17 थे, पहली में 2 चले गए, दूसरी में 8 8 और 2 10 हो गए, और 7 बचे हुए आ गए इसमें। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हमें इसका क्या करना है? आबंध निर्माण बताना है। क्लोरीन आएगा बीच में, लास्ट कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 रख देंगे। 1 2 3 4। 3 कितने हैं हमारे पास? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे, एक इधर रखेंगे। एक क्लोरीन है, क्लोरीन इधर रखेंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। हाइड्रोजन की लास्ट कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बना दिया। इसकी भी कक्षा में 1 है, इसकी भी कक्षा में 1 है। क्लोरीन की लास्ट कक्षा में 7 है, और अष्टक बनाने के लिए इसे कितना चाहिए? 1 और चाहिए। 8 बनाने हैं ना, तो ये साझे का लिए तो अपना 1 ही रख दिया। 2 तो 4 तो 6 और 1 7। 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इसने आगे इसलिए रखा है क्योंकि इसका साझा करना है। अब इसके 8 बनवा दो। 6 तो 7 तो खुद के 1 ही हो गया, 8। इस कार्बन के 1 2 3 4 तो खुद के हैं, 5 6 7 8। ऐसे ही इनसे ले लिए, ऐसे ही इन्हें दे देगा। अब इसने हाइड्रोजन ने इसे 1 दिया है तो 1 लेगा भी इससे, ऐसे ही ये लेगा, ऐसे ही ये। तो अब सबका अष्टक पूरा हो गया। तो बंध किस तरीके से बनेगा? कार्बन आएगा बीच में और तीनों ओर तो फैलेंगे हाइड्रोजन। आप इसे इसके नीचे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे Cl। तो एक बंध बताओ किस प्रकार के बने? सहसंयोजक आबंध, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ है? साझा। तो हम क्या लिखेंगे? बंध की प्रकृति कैसी है? उसने पूछा था ना, बंध की प्रकृति बताओ। बंध की प्रकृति, बंध कहे आबंध कहे एक ही बात होती है। आबंध की प्रकृति कैसी होती है? सहसंयोजक।
सह संयोजक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।